अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझिए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है मोहन यादव ने, और यकीनन आप यादव समाज को भी साधने की कोशिश। डिप्टी सीएम देवड़ा की शपथ की तस्वीरें आपके सामने हैं। विंध्य क्षेत्र के कद्दावर ब्राह्मण नेता राजेंद्र शुक्ला की ये तस्वीरें हैं। इस पर जल्दी से टिप्पणी विनोद जी आपकी। छोटा सा 10 मिनट के अंदर पूरा शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया। लेकिन इस 10 मिनट के समारोह में एक राजनीतिक संदेश भी है। भाई मोहन यादव पिछड़े वर्ग के नेता, देवड़ा जी अनुसूचित समाज से दलित समाज के नेता, और राजेंद्र शुक्ल जी विंध्य क्षेत्र के ब्राह्मण नेता। विंध्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा आबादी है। बिल्कुल, मतलब आप सोचिए करीब 30-32% लोग बताते हैं कि आबादी है। हाँ, पूरे मध्य प्रदेश में 5 है, लेकिन विंध्य क्षेत्र में 32% आबादी है। पूरे मध्य प्रदेश के 32%। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और राजेंद्र शुक्ल वहां के रीवा के बड़े कद्दावर नेता है, 5वीं बार लगातार जीते हैं चुनाव। और मैं तो चूंकि व्यक्तिगत रीवा से मेरा संबंध है, मैं आता रहता हूँ, शुक्ला जी को भी जानता हूँ, तो बड़े लोकप्रिय नेता है ये। पिछली बार भी जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी लगभग, तब भी मध्य प्रदेश में रीवा में विंध्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीटें भाजपा को मिली थी। 2003 से लगातार ये कोई ना कोई मंत्री पद ग्रहण करते रहे। बस 2018 जब 20 में सरकार बनी शिवराज जी की, उस वक्त इनको पता नहीं क्यों बाहर रखा गया। और आखिर के दिनों में 3 महीने बचे थे, 4 महीने चुनाव के, तब जो 3 मंत्री बनाए गए थे उसमें इनको मंत्री बनाया गया था। शायद ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अपनी गलती का एहसास किया होगा कि भाई राजेंद्र शुक्ल को लाना जरूरी है, तब इनको मंत्री बनाया गया। तो अब उन्होंने दिखा दिया, विंध्य क्षेत्र में अच्छी सीटें आई हैं भारतीय जनता पार्टी। एक बार जरा प्रेम शुक्ला जी के पास चलते हुए, प्रेम शुक्ला जी ये चेहरे तो हम देख रहे हैं, उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन ये चेहरे तो हम देख रहे हैं विनोद अग्निहोत्री जी, लेकिन इन चेहरों को अब जमकर उसी तरह की मेहनत मशक्कत करनी होगी जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिन रात की जाती है, क्योंकि मोदी के चेहरे पर वहां पर प्रचंड जीत मिली। यकीनन केंद्र राज्य की योजनाओं के आधार पर जीत मिली, जिसके बाद मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जो अब आसमान जितनी अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने की जिम्मेदारी इन चेहरों पर होगी, क्योंकि 24 का चुनाव नजदीक है, 29 सीटें सामने हैं लोकसभा। बिल्कुल 24 का चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है। बिल्कुल। और देखिए इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि मोदी जी सब बेड़ा पार लगा देंगे। मोदी जी तो बेड़ा पार लगा ही देते हैं, बिल्कुल। लेकिन बेड़े की जो बल्ली होती है ना, वो इनको भी पकड़नी पड़ेगी, तब बेड़ा पार लगता है। और शिवराज सिंह चौहान ने जो लंबी लकीर खींची है मध्य प्रदेश की राजनीति, उस लकीर को कम से कम अगर पार न कर सके तो उसके बराबर तो रहे। ये एक बड़ी चुनौती मोहन यादव जी के सामने है। अब मैं जरा जाने, शिवराज जी का आपने नाम लिया, शिवराज जी को क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्या उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, खासतौर से छिंदवाड़ा से, जहां पर बीजेपी का हमेशा सुपड़ा साफ रहता है? तो शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं अपनी तरह से एक तरह से एजेंडा तय कर दिया। जब वो नतीजे आने के तुरंत अगले दिन छिंदवाड़ा पहुंच गए और उन्होंने कहा कि पिछली बार 1 सीट कम रह गई थी, इस बार मैं 29 सीटों की माला मोदी जी के गले में डालना चाहता हूँ। तो क्या वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि मैं अब छिंदवाड़ा से लड़ूंगा और जीतूंगा? तो एक तरफ से वो मतलब उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया कि हमें छिंदवाड़ा से लड़ाया जाए तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा, वो इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। लेकिन कमलनाथ का गढ़ है वो, और उसको हिला पाना क्या आसान होगा? कमलनाथ जी का गढ़ है एक बीजेपी एक उपचुनाव छोड़ करके। 1996 का। हाँ, बाकी हमेशा कमलनाथ जी वहां से जीते हैं, लेकिन अभी उनके बेटे वहां से सांसद हैं, नकुलनाथ। अगर शिवराज सिंह चौहान और नकुलनाथ का मुकाबला होता है तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि नकुलनाथ के लिए ये चुनाव बहुत भारी पड़ेगा और शिवराज सिंह चौहान जीत जाएंगे, वहां से जीत सकते हैं। लेकिन अगर कमलनाथ बनाम शिवराज सिंह हुआ तो कांटे की टक्कर होगी। हाँ, लेकिन 28 सीटें तो पिछली बार ही बीजेपी ने जीत ली थी। ये बड़ा दिलचस्प है कि अब विधानसभा के चुनाव में उसको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव और नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटिंग होती है, उसके बाद वहां पर क्लीन स्वीप एक तरीके से कर लेती है भारतीय जनता पार्टी। और क्या अब और ज्यादा जोश में है, 2/3 बहुमत है, तो अब आगे की राह कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि इन चेहरों के जरिए अब कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं। वहां पर दिग्विजय सिंह, दूसरी तरफ नकुलनाथ, उनके पिता कमलनाथ जी हैं ही, लेकिन उनके लिए अब कितनी बड़ी चुनौती पेश होने वाली है। देखिए, किसी भी चुनाव में जो पार्टी जीतती है उसके पक्ष में माहौल बनता है, बिल्कुल, और जो हारती है वो सबक लेती है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनावों से सबक लिया था। उस सबक का फायदा यह हुआ कि 2019 में उसने इस राज्य में सारी सीटें जीती, 1 सीट छोड़कर। बिल्कुल। क्या कांग्रेस ऐसा कोई सबक लेगी? हार में भी सबक होता है। अगर कांग्रेस पार्टी सबक लेती है, जिस तरह विधानसभा चुनाव में जो कमियां रह गई उसके पक्ष से, अगर लोकसभा चुनाव में उन पर वो काबू पा लेती है, अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त कर लेती है, अपने नेताओं के बयानबाजी और उनके झगड़ों पर लगाम लगा लेती है, तो निश्चित रूप से वो एक चुनौती पेश कर सकती है। लेकिन चुनौती बड़ी है,
कठिन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी खुद अपने लिए वोट मांगेंगे, वो वोट लोकसभा में उनके लिए पड़ेगा। तो क्या ऐसा एक बड़ा वोटर वर्ग है जो विधानसभा में शायद बीजेपी को वोट नहीं देता है, लेकिन लोकसभा में कहता है कि मोदी जी को देंगे, तो वो किस तरह से, क्या वो मोदी जी के साथ नहीं जाएगा? वो क्या कांग्रेस के पास ही रुका रहेगा? बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती है। एक ऐसे बन गए हैं, एक तो हिंदुत्व, दूसरा राष्ट्रवाद, तीसरा जिन योजनाओं के जरिए केंद्र सरकार गरीबों के घर में लोक कल्याणकारी योजनाओं के जरिए घर कर रही है, महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ महिला वोटर एक ऐसा तैयार हो गया है जिसको आज की जो कहीं इधर उधर जाना नहीं चाहता, जिसको आज की भाषा में रेवड़ी भी कहा जाता है। रेवड़ी भी कह लीजिए, या कुछ लोगों के लिहाज से ये भी कह सकते हैं कि उनको जिनके पास घर नहीं है। मैं तो रेवड़ी नहीं कहता, लेकिन नैरेटिव तो बीजेपी ने ही चलाया रेवड़ी का। बाद में उनको लग गया कि रेवड़ी बांटना बहुत जरूरी है। रेवड़ी नहीं है, दरअसल ये सशक्तिकरण है उन कमजोर वर्गों का, चाहे कोई करे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी करे, बीजेपी करे, आम आदमी पार्टी करे, कोई करे। अगर आप किसी ऐसे वर्ग को, समाज को, वर्ग को आगे लाने के लिए कुछ सहायता देते हैं तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब ही यही होता है। हाँ, ये जरूर है कि अर्थव्यवस्था के साथ उसका एक संतुलन होना चाहिए। ठीक है। हेमेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमेंद्र, शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है, उम्मीद है कि जल्दी ही मुख्यमंत्री भी आप लोगों के साथ टीवी कैमरे के सामने होंगे, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से छत्तीसगढ़ के लिए उड़ान भरेंगे। समारोह की क्या सबसे बड़ी उपलब्धियां रही, मंच का कैसा नजारा रहा, लोगों में कितना उत्साह रहा, जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए, और आगे का क्या कार्यक्रम अब रहने वाला है? बहुत उत्साह था, बहुत भारी उत्साह लोगों में था। और मोतीलाल नेहरू स्टेडियम जो है, ये लाल परेड ग्राउंड में भोपाल में जो स्थित है, पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आते ही सभी लोग अपने पैरों पर खड़े थे, तालियां बजाकर सभी ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। इससे पहले अमित शाह जब आए, उनका भी इसी तरह से खड़े होकर अभिवादन हुआ। स्टेज पर जब योगी आदित्यनाथ आए, उनका भी इसी तरह से तालियां बजाकर अभिवादन किया गया। लोग अपने पैरों पर खड़े होकर उनका अभिवादन हुआ। और ओथ टेकिंग सेरेमनी शुरू होने से पहले तमाम जितने भी वीआईपीज थे वो सब स्टेज पर थे। उनमें से योगी आदित्यनाथ थे, नितिन गडकरी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, नरेंद्र सिंह तोमर थे, बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद विधिवत तौर पर ये जो है ओथ टेकिंग सेरेमनी शुरू हुई। ओथ टेकिंग सेरेमनी में मोहन यादव को शपथ दिलाई गई, गवर्नर मंगूभाई पटेल ने वो शपथ दिलाई। उसके बाद जो है दो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को और उसके बाद राजेंद्र शुक्ला को शपथ दिलाई गई। और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से शिरकत कर चुके हैं, यहां से स्टेज से चले गए हैं। अब मोहन यादव जो अब प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं, वो और बाकी तमाम जितने भी केंद्रीय मंत्री आए थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ने गए हैं। और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, मोदी साहब जब छत्तीसगढ़ के लिए निकल जाएंगे, उसके बाद जो है मोहन यादव अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे, अपनी बात रखना शुरू करेंगे। और उसके बाद जो है एक नया दौर, जिसको कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज दौर के बाद एक मोहन दौर या भारतीय जनता पार्टी का एक नया फेस जो सामने आया, उसका जो है शासन शुरू होगा। अब मोहन यादव के सामने भी महिलाओं का लाडला भैया बनने की चुनौती रहेगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने तो जाकर ऐलान कर दिया कि अभी 1250 रुपए मिल रहे हैं, आगे 1500 देंगे, 1800 देंगे, फिर 3000 करेंगे। तो अब ये तमाम जो योजनाएं हैं जिसकी वजह से वोट मिले हैं, उन योजनाओं को यूं ही जारी रखना होगा और आगे पैसे बढ़ाने भी होंगे। अब मोहन यादव के सामने, नए नवेले मुख्यमंत्री के सामने, ये भी चुनौती रहेगी। जी, बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। शिवराज सिंह के जूतों में फिट करना बहुत बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि बहुत बड़े प्रॉमिसेस जो हैं शिवराज सिंह चौहान और प्रीवियस जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चुनाव के दौरान की है। कहा है कि 3000 तक लाडली बहना योजना को जो राशि दी जा रही है वो दी जाएगी। अभी 1.3 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दिए जाते हैं और उसको जल्द ही 3000 रुपए प्रति महीना करना पड़ेगा। लाडली बहनाओं को जो है 450 रुपए में गैस सिलेंडर देना पड़ेगा। लाडली बहनाओं के लिए जो है वादा किया गया है कि उनको पक्का मकान भी दिया जाएगा। तो बहुत सारे वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उनको पूरा भी करना पड़ेगा। और लोकसभा चुनाव भी सर पर है, उससे पहले भी लोगों को जो है उम्मीद होगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर पूरा उतरेगी। ऑपोजिशन तो मध्य प्रदेश में कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही मोहन यादव के ऊपर दबाव होगा कि वो परफॉर्म करें। यदि परफॉर्म नहीं करेंगे तो लोकसभा के रिजल्ट पर इंपैक्ट हो सकता है, और यदि लोकसभा के रिजल्ट पर इंपैक्ट हुआ तो शायद उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो भारी दबाव के अंदर, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें जनता को आप तो अभी से दबाव डाल रहे हैं पैसे का नए मुख्यमंत्री के ऊपर। उनके पास मोदी भी हैं, इस बात को नहीं भूलना चाहिए।
और नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर बीजेपी लगातार ये नारे करती है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब नया नारा मोदी की गारंटी, कि नरेंद्र मोदी जो गारंटी देता है उसकी भी गारंटी है। तो ये बातें लोगों में असर कर रही हैं। तो मुख्यमंत्री के सामने परफॉर्म करने की चुनौती यकीनन होगी, लेकिन 2024 की पॉलिटिक्स को विपक्ष अब किस तरह से आगे बढ़ाएगा मध्य प्रदेश में, ये बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है।